हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। ओके दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे लोग ट्रैवल किए होंगे एयरक्राफ्ट में, लेकिन क्या आपको पता है कि वहां पर कूलिंग इफेक्ट आपको कैसे मिल पा रही है? ठंडा कैसे लगता है हमें एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करने के टाइम? कैसे कोल्ड एयर कैसे ठंडी लगती है? कूलिंग इफेक्ट आपको कैसे प्रोड्यूस हो पा रहा है वहां पर? बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम वहां पर यूज होता है। ओके, लेकिन असल में रियलिटी में वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज नॉट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। वेपर कंप्रेशन सिस्टम वहां यूज नहीं होता है। वहां पर हम लोग कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व ये सब नहीं यूज होता है। कोई लिक्विड रेफ्रिजरेंट कैरी नहीं किया जाता है एयरक्राफ्ट में टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। ओके, अगर हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट को यूज करेंगे, कंप्रेसर ये सब यूज करेंगे तो वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो है बहुत बढ़ जाएगा। ओके, उसके वजह से क्या होता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को यूज नहीं किया जाता है टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। ओके, तो फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एयरक्राफ्ट में फिर कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हो पा रही है, कैसे कूलिंग इफेक्ट आपको मिल पा रही है? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एयर। एयर को ही एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाने के लिए। ओके, देखिए जब एयरक्राफ्ट जो उड़ रहा होगा, एयर फ्लाई कर रहा होगा एयर में, तो वहां पर तो प्लेंटी ऑफ एयर अवेलेबल है। ओके, और उसी को ही यूज करके हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, तो उससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती है। ओके, और एयरक्राफ्ट का उससे अगर एयर को ही यूज करेंगे रेफ्रिजरेंट तो फिर वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो है वो तो कुछ बढ़ेगा ही नहीं। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा फ्लाई करने के टाइम। ठीक, तो कैसे प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, कैसे कूलिंग इफेक्ट, एयर को यूज करके हमें कूलिंग इफेक्ट कैसे मिल पा रहा है, उसी के बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से प्रिंसिपल इसमें से इन्वॉल्व है, चलिए उसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक दोस्तों जरूर देखिए और आपको उससे पता चलेगा कि एयरक्राफ्ट में कैसे कूलिंग इफेक्ट मिल पा रही है। ओके, तो देखिए एम्बिएंट एयर जो है, एयर एटमॉस्फेरिक एयर जो है, उसका वॉल्यूम तो बहुत होगा। ओके, तो वो क्या करेगा, अभी एयरक्राफ्ट में क्या करेगा, एंटर करेगा। ओके, एयरक्राफ्ट में वो एंटर करेगा। ओके, जब एंटर करेगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम फट से क्या होगा, गिर जाएगा। उसका वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो जाएगा, उसका वॉल्यूम। ओके, इसका वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसलिए राम एयर बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज राम एयर। अचानक से जब वॉल्यूम उसका रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोला जाता है क्या, राम एयर बोलते हैं। ओके, दिस राम एयर नाउ गोज इनटू द मेन कंप्रेसर। दिस राम एयर नाउ गोज इनटू द मेन कंप्रेसर। वो अभी कंप्रेसर में जाएगा। ओके, कंप्रेसर में जाके क्या करेगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। ओके, कंप्रेस करेगा, एयर कंप्रेस हो जाएगा। जब कंप्रेस होता है दोस्तों तो क्या होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। एयर का प्रेशर बढ़ेगा और एयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा अभी। ओके, फिर क्या करता है ये कंप्रेसर, फिर कहां जाता है कंप्रेसर? देखिए दो सेक्शन में वो डिवाइड किया गया है, दो सेक्शन में वो डिवाइड किया गया है। एक जा रहा है कॉम्बसन चेंबर में और दूसरा जा रहा है हीट एक्सचेंजर में। ओके, हम लोग इसी पार्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं दोस्तों? क्योंकि देखिए कंप्रेसर से जब जाएगा कॉम्बसन चेंबर में तो फ्यूल ऐड होगा उसमें, फिर गैस टरबाइन में जाएगा। तो ये पूरा जो पार्ट है ना, ये पावर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है एयरक्राफ्ट में। तो लेकिन अब हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है दोस्तों? अभी हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हम एयरक्राफ्ट में कैसे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे। इसीलिए मैं इस जो रीजन के बारे में अभी बातचीत नहीं करने वाली हूं दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये कंप्रेसर से जो कंप्रेस हो जाता है, जो एयर जो कंप्रेस हो गया है, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया है, अभी वो क्या करेगा, उसका एक पार्ट जाएगा कॉम्बसन चेंबर में और एक पार्ट जाएगा हीट एक्सचेंजर के ट्यूब्स में। अभी देखिए ये जो ट्यूब्स है ना, इसी में जाएगा आपका एयर जो एयर कंप्रेस होकर जिसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया है, ये एयर फ्लो करेगा अभी इसी ट्यूब्स में। ओके, तो ये जब हीट एक्सचेंजर के ट्यूब्स में फ्लो करेगा ना, तो किसके साथ वो हीट एक्सचेंज करेगा? अभी हीट एक्सचेंजर में वो गया है, फ्लो कर रहा है इसी ट्यूब्स में, तो फिर वो किसी के साथ तो हीट एक्सचेंज करेगा। ओके, तो किसके साथ वो हीट एक्सचेंज करेगा? अभी राम एयर के साथ। देखिए
ये क्या करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा किसके साथ, आप देख रहे हैं राम एयर के साथ। इट विल एक्सचेंज द हीट विद द राम एयर। ओके, तो क्या होगा उससे जब हीट एक्सचेंज करेगा, तो एयर जो ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा घट जाएगा, और ये राम एयर जो फ्लो हो रहा था उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये राम एयर एग्जिट कर जाएगा कहाँ, एटमोस्फियर में। ओके, यहाँ पर कूलिंग एयर फैन एक लगा हुआ है और वो राम एयर का टेम्परेचर बढ़ के वो एटमोस्फियर में उसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक, अभी जो हीट एक्सचेंजर में जो एयर फ्लो कर रहा था जिसका टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हुआ है, अब वो क्या करेगा, कूलिंग टरबाइन में जाएगा। ओके, वो फिर कहाँ जाएगा, कूलिंग टरबाइन में जाएगा। अभी ये जब कूलिंग टरबाइन में जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर भी क्या होगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ओके, फिर वही एयर को ही कैबिन में छोड़ दिया जाता है। ठीक, फिर कैबिन में एयर हीट को एक्सट्रैक्ट करता है ऑक्यूपेंट से, फिर ओके, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। ठीक, तो ये है पूरा प्रोसेस आपका सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ओके, आई होप आपको इस डायग्राम से मेरे एक्सप्लेनेशन, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किए हैं आपको, वो आपको समझ में आई होगी। ठीक, कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। ओके, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं उसका टीएच डायग्राम। ये जो पूरा अब सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप देख रहे हो ना, उसका टीएच डायग्राम चलिए हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं उसका टीएच डायग्राम ऑफ सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर, ये हो गया आपका एंट्रोपी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके 4 प्रेशर लाइन्स है। ओके, इन द प्रेशर लाइन्स दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। ओके, ठीक, तो 4 प्रेशर है। पहला है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, दूसरा है हमारा राम प्रेशर। थर्ड वन इज केबिन प्रेशर, एंड द फोर्थ वन इज कंप्रेसर प्रेशर। ओके, कंप्रेसर प्रेशर। ओके, तो क्या हो रहा है दोस्तों कि एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से कहां पर एंट्री कर रहा है, एयर एंटर कर रहा है एयरक्राफ्ट में। तो एयर में जब एयरक्राफ्ट में एंटर करेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ओके, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ 1 से 2। ओके, तो फिर नेक्स्ट अभी क्या कर रहा है, अभी एट पॉइंट 2 से फिर कंप्रेसर में जाएगा। ओके, कंप्रेसर में जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ओके, एज्यूमिंग दैट विथ कांस्टेंट एंट्रोपी। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारा लाइन होगा। ओके, सो दिस इज द पॉइंट नंबर 3, राइट। फिर आप नेक्स्ट क्या करेगा, अभी एयर फिर कहां पर जाएगा, अभी एयर जाएगा अभी हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में जब जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, बट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो ये रहा आपका नंबर 4। ओके, कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। नेक्स्ट फिर क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर से जब जाएगा उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, फिर अभी जाएगा कहां पर, कूलिंग टरबाइन में जाएगा। ओके, कूलिंग टरबाइन में जब जाएगा तो एयर, तो फिर उसका प्रेशर कम हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रेशर भी कम होगा और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका नंबर 5। ओके, ये 5 में एयर फिर कैबिन में जाता है, तो कैबिन में जाएगा तो फिर एयर क्या करेगा, हीट एब्जॉर्व करेगा ऑक्यूपेंट से, हीट एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो ये रहा आपका पॉइंट नंबर 6। ओके, सो कुछ इस तरह से ये आइडियल साइकिल, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का टीएच डायग्राम ऐसा है। लेकिन अगर कुछ डेविएशन हुआ तो आपका ये जो प्रोसेसेस है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक,
तो अब हम क्या करते हैं, उसका सीओपी निकालते हैं। देखिए दोस्तों, सीओपी निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और दूसरा है हमारा वर्क डन। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कितना है दोस्तों? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्व किया है एयर ने, कितना अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्व किया है। अब्सॉर्व कहाँ किया है? 5 से 6 प्रोसेसेस में हीट को एयर ने अब्सॉर्व किया है। तो मैं लिख सकती हूं हमारा Q एब्सॉर्व्ड या फिर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दिस मच इज इक्वल टू m डॉट ए Cp इंटू T6 माइनस T5, इतना मैं लिख सकती हूँ। ओके, अब फिर नेक्स्ट वर्क डन कितना होगा? वर्क डन 2 से 3 प्रोसेसेस में हुआ है, कंप्रेसर गया है उसे कंप्रेसर में एयर एंट्री किया है, प्रोसेसेस हुआ है। तो मैं लिख सकती हूँ m डॉट ए Cp T3 माइनस T2, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी? सब्स्टिट्यूट करूंगी, m डॉट ए और Cp तो कैंसिल हो जाएगा। सो COP इज इक्वल टू T6 माइनस T5 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 फॉर आइडियल साइकिल। ओके, इतना हो गया आपका जो COP का फॉर्मूला, राइट। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी TH डायग्राम और COP कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।